आज हम जेएनयू कैंपस में हैं और जेएनयू परिसर का माहौल जो है आपको दिख रहा होगा। हम इनसे बातचीत करेंगे, जेएनयू आने की इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। इन्होंने अपनी तैयारी कैसे शुरू की, कब शुरू की, किन किन चीज़ों को फॉलो किया, प्रिपरेशन के दौरान वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। कुछ लोग इसका आंसर देंगे, कुछ लोग आंसर देंगे कि सोर्सेज क्या आपने यूज़ किए थे, और कुछ लोग ये आंसर देंगे कि अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, प्रिपरेशन के दौरान पूछते हैं कि सर चीज़ें हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रहा है, उनको याद कैसे रखें। पॉलिटिकल साइंस से कोई बच्चा जेएनयू में एडमिशन लेना चाहता है और वो अभी सोच रहा है, ग्रेजुएशन में के लास्ट ईयर में वो अभी गया है, तो आप उसको क्या रास्ता दिखाना चाहेंगे? शुरुआत कहाँ से करना चाहिए सीवीटी पीजी के लिए? जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं रहा है ग्रेजुएशन में, उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तैयारी के दौरान, कहाँ कहाँ समस्याएं आती हैं? एग्ज़ाम के टाइम जो प्रेशर होता है बच्चों के सर पे, उसको कैसे हैंडल करें, उसको कैसे मैनेज करें? राजीव, एक छोटे से गांव से आकर के जेएनयू में पढ़ने का जो है अनुभव कैसा लग रहा है आपको? डीयू के जो भी बच्चे होते हैं, जो डीयू के या फिर अन्य यूनिवर्सिटीज़ के ले लो जो ग्रेजुएशन में होते हैं, उनको तैयारी कब से शुरू करना चाहिए? नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम जेएनयू कैंपस में हैं और जेएनयू परिसर का माहौल जो है आपको दिख रहा होगा। हमारे पीछे स्वामी विवेकानंद जी हैं और उनके चरणों में जो है हम द हिस्टोरिका के बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पे अभी जो है हम इनसे बातचीत करेंगे और ये बातचीत हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि एक तरफ जो है पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं और दूसरी तरफ हिस्ट्री के बच्चे हैं। कहा जाता है कि इतिहास और राजनीति विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के बगैर अधूरा हैं। कई महान दार्शनिक हुए जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस के लिए जितना काम किया, वो चाहे आप अरस्तु को ले लो, चाहे आप हेरोडोटस को ले लो, या चाहे आप प्लेटो को ले लो। इनको जितना पॉलिटिकल साइंस के बच्चे पढ़ते हैं उतना ही हिस्ट्री वाले बच्चों को भी पढ़ना होता है। तो आज का ये जो सेशन है काफ़ी शानदार होने वाला है। हम इनसे बातचीत करेंगे, जेएनयू आने की इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। इन्होंने अपनी तैयारी कैसे शुरू की, कब शुरू की, किन किन चीज़ों को फॉलो किया, कौन कौन सी गलतियां नहीं किया इन्होंने जिसकी वजह से ये लोग आज जेएनयू कैंपस में बैठे हुए हैं और जेएनयू के ऑफिशियली छात्र बन चुके हैं। तो सबसे पहले मैं राजीव की तरफ माइक देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग एक अपना छोटा सा संक्षिप्त परिचय दे दीजिए कि आप कहाँ से हैं और आपका एडमिशन किस कोर्स में हुआ है। हेलो, नमस्कार। मैं राजीव राज, बिहार से। मेरा एडमिशन IRWM कोर्स में हुआ है, SIS सेंटर से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति एंड आई एम फ्रॉम हरियाणा। मेरा अभी SIS डिपार्टमेंट में यहाँ एडमिशन हुआ है। मेरा कोर्स PISM है। अपने मार्क्स और यूजी का वो भी बताते जाइए, कहाँ से यूजी? और मेरा स्कोर 240 था और मैंने यूजी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अनु है और मैं हरियाणा से हूँ। मैंने अपना यूजी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और जेएनयू में मेरा एडमिशन IRS कोर्स से हुआ है, जो कि SIS में आता है। और मेरी इस जर्नी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से जेएनयू में आने के लिए मैं द हिस्टोरी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वंशिका एंड मेरा एडमिशन SSS में हुआ है, CPS POLM एंड आई एम फ्रॉम मेरठ एंड मेरी यूजी हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी खालसा कॉलेज फ्रॉम नॉर्थ कैंपस एंड आई गॉट 244 मार्क्स आउट ऑफ 300 इन माई CUT PG। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिमझिम खत्री है। मैं खंडवा मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी जो यूजी है वो इंदौर से हुई है। मेरा जो एडमिशन है वो इस साल PISM में हुआ है, SIS में, और माय मार्क्स वाज 230 आउट ऑफ 300। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसका थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन भी कर दीजिए, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो आप कोई भी एक लोग कर सकते हैं, आप एक बार सब्जेक्ट का बता दीजिए और सेंटर का फुल फॉर्म बता दीजिए। जैसा कि मैंने कहा, मेरा जो एडमिशन है वो PISM में हुआ है, दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस विद इंटरनेशनल रिलेशन, और मेरा जो सेंटर है वो है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़। So as I got admission in SSS, that is School of Social Sciences, and जो मेरा सेंटर है वो है CPS, that is Center of Political Studies, and जो मेरा कोर्स हुआ है प्रोग्राम ऑफ स्टडी, that is POLM, that is Masters in Political Science। ठीक है।
तो जैसा कि मैंने बताया था IRAS से है, तो IRAS का मतलब है इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़ और सेंटर है SIS। तो मैं आपको एक और बता देती हूँ, जो IRWM है वो भी हमारे ही SIS में जुड़ा हुआ है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़। और IRWM का मतलब है इंटरनेशनल रिलेशन इन स्पेशलाइजेशन विद वेस्टर्न एशिया। बहुत बढ़िया, ऊपर दे दीजिए। सब बता दिया था ऐसा ही। हाँ ठीक है, आप अपना यूजी और वो बताइए मार्क्स। मेरी यूजी आर से ही हुई है, VKSU वीरपुर सिंह यूनिवर्सिटी। ओके। और मेरे मार्क्स थे रॉ स्कोर 219 थे और डिप्रेशन मिला के 231। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ सर, क्वेश्चन हिस्ट्री वाला। रोशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोशन है। मैंने अपना यूजी श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है और इस बार मेरा एडमिशन JNU में मेरा सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज CHS है, मेडिवल हिस्ट्री में हुआ एडमिशन और मेरा मार्क्स 204 था डेप्रिवेशन पॉइंट मिला के। Hello everyone, I am Ajay from Satna district of Madhya Pradesh and I did my graduation from Dayal Singh College University of Delhi, and this year I am enrolled in SIS, that is School of International Studies, in PISM, that is Political Science with Specialization in International Relation। बहुत बढ़िया, उनका हो गया। इधर श्रेया को दे दीजिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम श्रेया राव है। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज से हुआ। इस साल मेरा एडमिशन JNU में हुआ है, सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़ में, और मेरा कोर्स है मास्टर इन मॉडर्न हिस्ट्री और मेरा CVT का स्कोर 211 था। मेरा नाम रुचि है, मैं पटना की हूँ। मैंने अपना यूजी पटना वुमेंस कॉलेज से किया है, फिर मैं JNU में मेरा एडमिशन हुआ सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़ में। मेरा नाम बसंत है और अच्छा, ओह सॉरी अच्छा, तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आप लोग ये बताएंगे कि प्रिपरेशन के दौरान वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। कुछ लोग इसका आंसर देंगे, कुछ लोग आंसर देंगे कि सोर्सेज क्या आपने यूज़ किए थे, और कुछ लोग ये आंसर देंगे कि अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जो आपको क्वेश्चन कंफर्टेबल लगे उसका आप आंसर दे सकते हैं, एक ही का आंसर देना है। हाँ रिमझिम। तो मैं बताऊंगी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है थ्रू आउट द प्रिपरेशन, तो वो है रिवीजन। मल्टीपल रिवीजन से ही जो आप लोगों का जो डेटा है, जो फैक्ट्स हैं और जो थ्योरीज़ हैं, वो परमानेंट मेमोरी में जाके सेव हो जाएगी। तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सोर्सेस, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिवीजन। So like according to me the most important thing is consistency, because देखो पढ़ते हम सभी हैं, रिवीजन भी करते हैं, बट एटलीस्ट रिवीजन तभी होगा जब हम लोग कंसिस्टेंट रहेंगे अपनी पढ़ाई के साथ, प्रिपरेशन के साथ। सो लाइक हमको अपना टाइम मैनेजमेंट लाइक अच्छे से करना है। सोर्सेस को आपको लिमिटेड रखना है, लाइक आप एक दो सोर्स पकड़ो, उसी पे कंसिस्टेंट रहो, उस पर टोटली डेडिकेटेड रहो एंड अपनी प्रिपरेशन करो, रिविजन करो, सो हो जाएगा। तो मैं जवाब देना चाहूँगी सोर्सेज का। सर, जो आपने सवाल पूछा, तो ऑनेस्टली बताऊँ तो सभी बच्चे रिकमेंड करते हैं, मैंने देखा है काफ़ी बार कि बुक्स को रिकमेंड करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली मैंने बुक नहीं पढ़ी थी, सच में नहीं पढ़ी थी। मैंने जो अपना सिलेबस है वो भी हिस्टोरिका से कवर किया था, ऑनेस्टली बोल रही हूँ। और जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, जितने हो सके तुम क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। नहीं भी होता है कभी बच्चों का, बहुत सारा सिलेबस तो मत छोड़ना, कुछ सिलेबस रह जाता है तो कोई बात नहीं, अपना क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करना, वहीं से तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और तुम्हारा पेपर भी निकल जाएगा। सो एज़ यू नो, मेरा जो UG था वो BA प्रोग्राम से था, तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू कवर पॉलिटिकल साइंस ओवरऑल फ्रॉम BA प्रोग्राम बैकग्राउंड। तो लाइक रिवीजन इज़ मस्ट, और रिसोर्सेज भी जो आप पढ़ रहे हो वो स्पेसिफिक ही रखने चाहिए। जी सर, मैं बोलना चाहूँगा जैसा उन्होंने बताया कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको उतने ज़्यादा करो, क्योंकि क्वेश्चन से ही आपको बेस स्ट्रॉन्ग होता है आपका। और टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ कहेंगे आप, कि ग्रेजुएशन की चीज़ें हैं, साथ ही साथ PG भी है, टाइम को कैसे मैनेज करें सर? कितना समय देते थे आप बाद में? सर, मेरा तो 1 ईयर गैप था, तो मैंने दिसंबर कितना समय
मेरे सर प्रिपरेशन में 4 महीने लगे टोटल बेसिक से 3 से 4 महीने में दिसंबर से स्टार्ट किया था बेसिक से, और मार्च में एग्ज़ाम था। तो लगभग जनवरी तक तो सिलेबस कंप्लीट किया, पहले 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट किया। फिर फरवरी से लेकर मार्च तक पूरा रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। ओके, ठीक सर, थैंक यू। ये पकड़िए सौरभ काफ़ी सारे बच्चे ऐसे, सॉरी रोशन काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रिपरेशन के दौरान पूछते हैं कि सर चीज़ें हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रहा है, उनको याद कैसे रखें? सर इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक चीज़ हम जोड़ना चाहेंगे कि खासकर CHS हिस्ट्री में पहले आप PYQ देखें, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो। अच्छा। और 3-4 साल का थीम देखें कि पूछा किस पे जा रहा है। ओके। और एक सर एग्ज़ाम के दौरान डिफ़िकल्टी आती है, जैसे 75 क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये नहीं करना है कि पूरा के पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपको, क्योंकि अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में वो क्वेश्चन 20 ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो आपसे बनेगा नहीं वो। और यहाँ माइनस मार्किंग है, उसमें आपको वो मतलब उसका नतीजा ख़राब भी हो सकता है आगे आपके लिए। तो उसको आप केयरफुली चुनिए जहाँ आप श्योर शॉट हैं। हाँ, आप इंटेलिजेंस गेस कर सकते हैं वहाँ पे जहाँ पे आपको लगे कि 80-20 का मामला है। और सर टाइम मैनेजमेंट का अगर बात करें तो मैंने भी अपनी तैयारी दिसंबर के लास्ट से ही स्टार्ट किया था। बशर्ते वैसे मतलब हिस्टोरिका का कुछ टेस्ट सीरीज था वो, और कुछ कंटेंट मेरे पास भी थे, उसके साथ मतलब कोलैब करके सर मतलब मैंने पढ़ा और मेरा हो गया। ओके, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन हमारा अजय से रहेगा। अजय, पॉलिटिकल साइंस से कोई बच्चा JNU में एडमिशन लेना चाहता है। जी सर। और पॉलिटिकल साइंस से कोई बच्चा JNU में एडमिशन लेना चाहता है और वो अभी सोच रहा है, ग्रेजुएशन में के लास्ट ईयर में वो अभी गया है, तो आप उसको क्या रास्ता दिखाना चाहेंगे जिसके थ्रू वो चल कर के जो है JNU में एडमिशन पाले पॉलिटिकल साइंस में? तो उसको अपनी तैयारी कब से शुरू कर देना चाहिए? तैयारी के दौरान किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए उसको? ओके सर, तो सर इस क्वेश्चन को मैं 2 डायरेक्शन में डील करूँगा। एक तो जो मतलब पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से हैं और जो नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से हैं। तो सर जो मतलब पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से है तो उनका बेसिक तो मतलब थोड़ा सा क्लियर रहता है और उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रहती है पॉलिटिकल साइंस की। तो उनके लिए सर ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है कि मतलब वो पॉलिटिकल साइंस में एग्ज़ाम देंगे, और उसके लिए सर उनको PYQs और क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करना और तो सिलेबस को ध्यान पे रखकर मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है और ईज़िली हो भी जाता है। सर पॉलिटिकल साइंस में उतना टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कोड्स वगैरह याद करना पड़ेगा, उनको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स जाती हैं। तो वो सर यूट्यूब से और आप लोग के चैनल के माध्यम से सर उसको अच्छे समझ सकते हैं। और जो सर नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से हैं तो सर वो बेसिक अपना क्लियर करने के लिए कोई बेसिक बुक्स पढ़ सकते हैं और कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सकते हैं। जैसे लक्ष्मीकांत में काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसलिए मतलब लेमन लैंग्वेज में रहते हैं, वो समझ में भी आ जाते हैं सबको। तो सर उनके लिए सबसे पहले वो और यूट्यूब्स का सहारा ले सकते हैं, और कोई स्पेसिफिक चैनल मैं हिस्टोरिका को भी सजेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि उसमें प्रशांत सर के मैंने वीडियोस देखे थे तो वो काफ़ी अच्छे थे। और प्रिपरेशन के दौरान सर सिलेबस, PYQs और अपना टाइम, कितना टाइम हमको देना और मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाना, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जितने मॉक टेस्ट हम लोग लगाएंगे, जितने प्रैक्टिस करेंगे तो उतने एक तो माइंड में हम लोग की स्टोर होने लगती हैं। जितना गलत करेंगे, एक साइकोलॉजी का रूल होता है, जितना हम लोग गलत करेंगे ना उतना हम लोग के माइंड में स्टोर होने लगता है कि ये चीज़ गलत की है, और जब वो सेकेंड टाइम दिखेगा तो हम लोग को पकड़ ले जाएंगे हाँ इसका आंसर यही है। तो सर क्योंकि मैंने भी मॉक टेस्ट लगाए थे तो ये सारी चीज़ें पर ध्यान रखना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट श्रिया। CVT PG के लिए जो भी बच्चे हिस्ट्री से एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके मन में सबसे पहला सवाल होता है, क्योंकि आपने DU से अपना ग्रेजुएशन करा है और DU में बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है पूरे देश में। सबसे अधिक बच्चे अगर कहीं से ग्रेजुएशन करते हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय है। तो जो भी बच्चे DU से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लास्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी होता है एग्ज़ाम का और बाकी सारे असाइनमेंट्स, बाकी सारी चीज़ें हैं, उसी में फेस्ट वगैरह भी चलने लगते हैं, तो उसमें एक अलग ही टाइम ख़राब होता है बच्चों का। तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए किस तरह से वो तैयारी करें ताकि उनका कॉलेज के एग्ज़ाम भी हो जाएं, फेस्ट भी ज्वाइन कर लें और बाकी सारी चीज़ों को करते करते जो है वो JNU में विवेकानंद जी के शरण में आकर के बैठ जाएं।
तो अगर DU के बच्चे हैं जो हिस्ट्री JNU में आना चाहते हैं तो उनके लिए पहले तो प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट करो। एकदम एंड में रखोगे कि मार्च में पेपर है, दिसंबर एंड या जनवरी से स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी होते हैं। तो थोड़ा पहले से अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट करो। उस टाइम पे फेस्ट का इतना प्रेशर नहीं होता है। फेस्ट जितने होते हैं वो मार्च, अप्रैल, मई, जून में निकल जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो अक्टूबर एंड इस तरह से स्टार्ट कर दो। और PYQs देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि PYQs देखकर उसमें जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से भी क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, तो उनके ऑप्शंस को भी स्टडी करना होता है। और बेसिक बुक्स, हिस्ट्री के हो स्टूडेंट्स तो बेसिक बुक्स पता होती हैं सबको, एंशिएंट की, मेडिवल की, मॉडर्न की, उसको एक बार अगर रीड कर लो या ऊपर से देख लो तो आइडिया लग जाता है। और हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो उन्हें ऑलरेडी आइडिया होता है काफ़ी सारा। तो PYQs देखो और रिविज़न करते रहो। जैसे बीच में थोड़ा सा छूटेगा तुम्हारा रिवीजन का, कंसिस्टेंसी का, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम्स आ गए होंगे, लेकिन फिर उसके बाद उस पेस को डबल कर दो। तो जनवरी एंड से जितना अगर बाई चांस रात में ही पढ़ रहे थे इससे पहले तो दिन रात सारा पढ़ने लगो उसको, तभी क्लियर हो पाएगा। PYQs इज़ मोर इम्पॉर्टेंट आई गेस। ओके, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया आपने। मैं अगला क्वेश्चन सुरुचि से करना चाहूँगा कि शुरुआत कहाँ से करना चाहिए CVT PG के लिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए? कुछ आइडिया है? आपने कब से शुरू किया तैयारी और आपने कब सोचा कि मुझे CVT PG का एग्ज़ाम देना है? एक्चुअली मैंने इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करी है। हाँ, मैंने सिर्फ PYQ देखे हैं, कंटिन्यूसली उसी की प्रैक्टिस करी है। और मैं हिस्ट्री के स्टूडेंट हूँ तो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया आगे भी। तो आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रही थी साथ साथ? एक्चुअली मेरा UPSC था इस बार, तो अच्छा, मैं उसी की प्रिपरेशन में थी। बस मैं इसके PYQ देखती थी। तो आपने उसके लिए हिस्ट्री पढ़ा था UPSC के लिए? ओके, ठीक है, बहुत सुंदर। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं और काफ़ी सारे क्या जो BA कर रहे होते हैं उसमें से लगभग 70% ऐसे होते हैं जिनको UPSC ही देना होता है। तो ऑलरेडी आप हिस्ट्री पढ़ रहे होते हो उसके लिए, बट उसके सिलेबस में और CVT PG के सिलेबस में काफ़ी अंतर है। लेकिन सुरुचि ने जो है उसको पढ़ने के साथ साथ PYQ वगैरह किया और काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ साथ। ओके, ठीक है, बहुत सुंदर। आगे रिमझिम को, रिमझिम पॉलिटिकल साइंस के जो भी बच्चे हैं जो पोल साइंस से ग्रेजुएशन कर रहे थे या अब आगे मास्टर्स करना चाहते हैं, जैसे कि आपका पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन में नहीं था, तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं रहा है ग्रेजुएशन में, उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तैयारी के दौरान? कहाँ कहाँ समस्याएं आती हैं? तो जैसे कि हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो हम लोग जो बच्चे हैं उनको दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो जिनका था पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड और दूसरे जिन लोगों का बिल्कुल भी नहीं था ग्रेजुएशन में, जैसे मैंने BCom किया है, कि जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से भी कहीं रिलेटेड नहीं थे, या फिर ऐसा भी BA के सब्जेक्ट्स होते हैं कि जहाँ पे आप पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ते हो। तो यदि अगर आपने ग्रेजुएशन के दौरान पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा है तो एक ये ड्रॉबैक है आपके पास में कि आपके जो बेसिक्स हैं वो पॉलिटिकल साइंस में क्लियर नहीं है। तो रैदर देन जंपिंग इनटू बुक्स जैसे कि OP गाबा हो गई, काफ़ी सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि आप थ्योरीज पढ़ लें OP गाबा से, लेकिन डायरेक्टली उन चीज़ों पे जंप करने से पहले मतलब मेरी ये सलाह है कि आप पहले लेक्चर देख लें। उस चीज़ को बहुत लेमन लैंग्वेज में आराम से मैंने जो किया मैं वही बता रही हूँ कि जो लेक्चर हैं आप पहले उनको कंप्लीट करें, फिर आप नोट्स पढ़ें। उसके बाद में अगर आपके पास में समय बचता है तो आप फिर जो बुक्स हैं उनको रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोई बुक रेफ़र नहीं करी, क्योंकि जब आप पढ़ने जाते हैं उनको तो उनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ता है और इतना टाइम हम लोगों के पास में नहीं होता है, क्योंकि सिलेबस भी काफ़ी है COET का। तो मैंने जस्ट लेक्चर देखे, लेक्चर मैंने हिस्टोरिका से देखे थे प्रशांत सर के। मैं उनकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इतने लेमन लैंग्वेज में इतनी इजीली हमें समझा दिया हर चीज़ कि उसके बाद में तो नोट्स पढ़ना भी बहुत इजी हो गया था। एंड सेकंड थिंग इज़ प्रैक्टिस। इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हर ऑप्शन सही है। जैसे मैं नॉर्मल गवर्नमेंट इंडियन IGP की बात करूँ, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की, तो उसमें बहुत ही माइन्यूट जो चीज़ें होती है वो उन पे जो सेंटेंस है वो गलत हो जाते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता
लगता है कि नहीं यार यही था, यही सही है, लेकिन वो जो चीज़ें हैं वो हटेंगी कैसे? प्रैक्टिस से। तो आप जितना हो सके उतने प्रैक्टिस करें। जैसे हिस्टोरी का जो चैनल था उसमें 6 आवर्स तक की लंबी मैराथन होती थी, जिसमें हमको PYQs वगैरह से रिलेटेड और भी बहुत सारे MCQs लाइक 1000+ MCQ सॉल्व करवाए जाते थे, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। तो यदि अगर आपका पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो मैं यही चीज़ कंक्लूड करूँगी, डोंट जंप इनटू द मटेरियल डायरेक्टली। पहले आप आराम से समझें लेक्चर के द्वारा सारी चीज़ें, उसके बाद में आप पढ़ें, आपको बहुत ईजी रहेगा। एंड सेकेंड थिंग इज़ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। ओके, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा वंशिका से। वंशिका, CVT PG के प्रिपरेशन के लिए कई सारे बच्चे होते हैं ना, बहुत सारे सोर्सेज को फॉलो करने लगते हैं। थोड़े दिन कुछ और पढ़ेंगे, फिर थोड़े दिन कुछ और पढ़ेंगे, कुछ दिन PYQ लगाएंगे, फिर MCQ लगाएंगे, फिर बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे। मतलब टिके नहीं होते हैं, वो उछलते कूदते रहते हैं मेंढक की तरह एक दूसरी जगह पे। तो क्या ऐसे तैयारी करना उचित है या फिर किसी 2-3 सोर्सेज को पकड़ना और उसी पे लगे रहना ठीक होगा? सो ऑनेस्टली सबसे पहली बात तो आई विल टोटली अग्री विद रिमझिम, जो उसने बोला कि एकदम से डोंट जंप इनटू द बुक्स। पहले अपना कोई लेक्चर्स वगैरह देखो और अपना फिर उसको नोट्स पढ़ो। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो एक्चुअली आई हैव वेरी लिमिटेड टाइम, जस्ट 1.5 मंथ। तो लाइक मेरे पास तो कोई टाइम था ही नहीं बुक्स पढ़ने का, तो मैंने नॉर्मली केवल टेलीग्राम PDFs देखी, सर के हिस्टोरिकल के लेक्चर्स देखा, प्रशांत सर के नोट्स पढ़े, एंड दैट्स इट। आई वॉज डन विद माई लाइक MCQs एंड एवरीथिंग। बट हाँ, अगर किसी के पास ज़्यादा टाइम है, लाइक अगर कोई अभी प्रिपरेशन कर रहा है एंड if he or she is in like 3rd year, last year of her graduation, तो वो अभी से स्टार्ट कर दो। कोई नहीं, आप अभी चाहो तो कोई नहीं बेसिक बुक्स पढ़ सकते हो इफ़ यू वांट। अदरवाइज लाइक माय सजेशन वुड बी आप अपना लेक्चर्स देखना थोड़ा बहुत शुरू करो, और जब बिल्कुल एंड टाइम आए, लाइक लास्ट के 3, 4, 5 महीने बचें, उस समय अपना डेडिकेटेडली अपने नोट्स पढ़ो, जो कि आप किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप ले सकते हो, किसी का सब्सक्रिप्शन वगैरह। हिस्टोरिका इज़ अ वेरी बेस्ट चैनल, लाइक एज फार एज आई नो, मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक प्रशांत सर का पढ़ाने का तरीका भी, एक्सप्लेनेशन भी, एंड पता सबसे बड़ी बात होती है कंटेंट की। लाइक यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, मल्टीपल चैनल्स, बट वो आप पे डिपेंड करता है कि आप चैनल कौन सा चूज़ कर, एंड दैट टू आपको बहुत वाइजली चूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने बहुत लिमिटेड ही 2-3 रखे थे, एंड मेरे को तो प्रशांत सर बाय हार्ट मुझे बहुत पसंद आए थे कि उनका लाइक एज अ टीचर मुझे वो बहुत अच्छे लगे थे, उनका पढ़ाने का तरीका। सो आई विल टोटली डेडिकेट, और लाइक उनको ही मैं क्रेडिट दूंगी कि हाँ ठीक है, उनकी वजह से मेरा हो गया। सो आई विश मैं उनसे मिल पाती, बट हाँ आगे मिलेंगे उनसे। तो वो अपना यही है कि अपनी प्रिपरेशन ऐसी करो कि अपने नोट्स रेफर करो, अपने PYQs लगाओ, प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम मॉक टेस्ट सीरीज़ लो। मैंने हिस्टोरिकल की ली थी टेस्ट सीरीज, इट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है सर की, तो बढ़िया है, उससे प्रिपरेशन हो जाएगी अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अन्नू से है। अन्नू, CVT PG की जब तैयारी करने के बारे में बच्चे सोचते हैं, और ख़ास करके पॉलिटिकल साइंस से, तो पॉलिटिकल साइंस में क्या है ना कि बच्चों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा होती है। वो मैं पिछले 3-4 सालों से देख भी रहा हूँ, जिसकी वजह से कट ऑफ को लेकर के पहले से ही बच्चों के माइंड में चलने लगता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरा एडमिशन यहाँ होगा कि नहीं होगा। तो क्या ये सब सोचना तैयारी से पहले, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ सोचना शुरू कर देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, सोचना शुरू कर देते हैं। तो सोचना सही है? अगर सही है तो फिर कैसे है? और साथ ही अगर कोई बच्चा सोच रहा है इसके बारे में, तो उसके तैयारी पे इसका कितना असर पड़ता है? तो मैं शुरू से बताती हूँ इसका। जैसे अब की बार 2025 वाले बैच में मैंने देखा था अराउंड 22,000 बच्चे थे। तो रिज़ल्ट आया, मैंने उसके बाद देखा था कि हाँ भाई इतने बच्चे, इतने पॉलिटिकल साइंस में मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा बच्चे रजिस्टर करते हैं। तो फिर मैंने उसके बाद सोचा कि इन 22,000 बच्चों में से बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही अनसीरियस होते हैं, जो मतलब सिर्फ फॉर्म भर देते हैं, हाँ फॉर्म भर देते हैं, पेपर देने के लिए जाते भी नहीं हैं। तो आधे कुछ बच्चे तो वहाँ पर निकल गए। कुछ होते हैं जो पेपर देने जाते हैं लेकिन वो कुछ तैयारी नहीं करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको पहले पता है, अगर आपका गोल पता है कि मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को इतने नंबर लेने हैं, तो आप शुरू के 5,000 बच्चों में आप आ चुके हैं। आपका माइंडसेट सबसे बड़ी बात है, आप शुरू के 5,000 बच्चों में आ चुके हैं। अब आपने पढ़ना शुरू किया, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने PYQ लगाए, आपने सब तैयारी की। अब आपको लग रहा है कि हाँ मेरा स्कोर थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है,
तो आपका एडमिशन DU BHU इनमें हो चुका है। ठीक है, अब आती है आपके मतलब आपको जाना है JNU या फिर BHU भी बहुत बच्चों को जाना होता है क्योंकि यही टॉप के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो उसमें आप क्या कीजिए, आपने तैयारी सभी बच्चे करते हैं, अच्छी करते हैं, कोई भी ज़्यादा कम ठीक है, किसी किसी की हो जाती है, लेकिन जो टॉप रैंकर होते हैं उनका होता है रिवीजन और सेकंड होता है पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका। पेपर अटेम्प्ट करने में जो कुछ क्वेश्चंस मार्जिन के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं 10 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं वही गेम बदल देते हैं, उन्हीं पर सब गेम होता है। उन्हीं की वजह से आप JNU या फिर BHU में स्कोर कर पाते हैं। तो उनको ऐसे कीजिएगा कि अब की बार थोड़ा सा टाइम भी कम हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा पॉलिटिकल साइंस जो है वो सब्जेक्ट हमारा ठीक है, मैथ्स जैसा सब्जेक्ट नहीं है, तो हमारा टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। तो उन क्वेश्चंस में आप कीजिएगा कि बहुत ध्यान से, नेगेटिव मार्किंग है तो उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप उसको टिक करते जाएंगे तो आपके नंबर बढ़ने की जगह वो घटते जाएंगे। ठीक है, और जो अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, आपको 80% लग रहा है, और एक चीज़ होती है कि आपको तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए ना, 22,000 बच्चे 25,000 बच्चे भर रहे हैं, लेकिन आपके लिए तो सिर्फ एक ही सीट है, तो वो एक सीट आपको मिल जाएगी। आप अपना माइंड क्लियर रखिए, आपको सब मिल जाएगा। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से प्रीति ने, अनु ने सारी चीज़ें बताई आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रीति से होगा। प्रीति, एग्ज़ाम के टाइम जो प्रेशर होता है बच्चों के सर पे, जैसे होता क्या है ना कि हमने अच्छे से पढ़ाई करा है, सारी चीज़ें करी हैं, एग्ज़ाम से पहले मैंने मॉक दिया, मॉक में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम हॉल में जाते ही क्या करते हैं कि चीज़ों को भूल जाते हैं, और जिसकी वजह से या फिर कुछ क्वेश्चंस स्टार्टिंग के ऐसे होते हैं जिनको देख करके परेशान हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमारा पूरा पेपर ख़राब हो जाता है। तो एग्ज़ाम के टाइम का जो प्रेशर होता है उसको कैसे हैंडल करें, उसको कैसे मैनेज करें? हेलो अगेन। तो जो सर ने क्वेश्चन पूछा है कि एग्ज़ाम टाइम में हम लोग भूल जाते हैं, तो पहला सॉल्यूशन तो यही है कि आप रिवीजन ऐसा कीजिए कि आप भूलो ही नहीं। और सेकेंडली मेरा पर्सनली ये था कि मैं एग्ज़ाम से पहले नहीं पढ़ती थी, सच में नहीं पढ़ती थी। एक हफ़्ता पहले ही मैं इधर उधर से चीज़ें लाइक देखने, कोई मूवी, वेब सीरीज़, ये सब देखने लगती थी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल है कि मेरे को पता है कि अगर मैं क्वेश्चंस देखूंगी, पेपर देखूंगी, तो मेरे को टेंशन होगी। तो मेरा स्ट्रेस मैनेज करने का यही एक तरीका था कि मैं इधर उधर की चीज़ें देखने लगती थी। बाकी फिर हम जो हॉल में जाते हैं और फिर उधर बच्चों को देखते हैं कि इतना कंपटीशन है, तब हाँ नॉर्मल सी बात है, सबको टेंशन होती है। ये यार खुद को मैनेज करना पड़ेगा, एग्ज़ाम क्लियर करना है, टेंशन लेने से काम नहीं बनती है। पानी पीजिए, जो भी है आप सबका पर्सनल होता है। मैं अगर अभी कुछ बोलूँ कि यार आप ये कर लो, तो वो सब पे लागू नहीं होती, वो चीज़ सबका अपना पर्सनल इशू है, सबको अपना खुद देखना होता है। तो अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि टेंशन लोगे तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे एग्ज़ाम क्लियर करने के। ओके, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है राजीव से है। राजीव, एक छोटे से गांव से आकर के JNU में पढ़ने का जो है अनुभव कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है, छोटे से शहर से आकर इतने बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ना, भारत की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में पढ़ना बहुत लोगों का सपना होता है, और मेरा सपना ही पूरा हो गया। उसमें प्रशांत सर का भी बहुत बड़ा रोल है। ओके, ठीक है, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रोशन से होगा। रोशन, DU के जो भी बच्चे होते हैं, जो DU के या फिर अन्य यूनिवर्सिटीज़ के ले लो, जो ग्रेजुएशन में होते हैं, उनको तैयारी कब से शुरू करना चाहिए? और तैयारी के साथ साथ होता क्या है कि कोई बच्चा 2-3 सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर देता है, तो क्या किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए या फिर 2-3 को एक साथ लेकर के चलना सही रहेगा? सर, चूँकि अगर हम बात करें जो बच्चे पहले से DU से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो बच्चे एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अब सीरियस है। तो और बात रहा कि प्रिपरेशन का, तो मैं अगर मेरे अनुसार देखें तो इस एग्ज़ाम के लिए 5-6 महीने बहुत है, 5 महीना। और बशर्ते यही है कि बेसिक आपका जो सोर्स है उसे स्टिक रहना चाहिए। जैसे अगर सोर्स के बारे में बात करें तो जैसे अगर एंशिएंट के लिए देखें तो RS शर्मा सर की जो बुक है वो बुक बाइबल बुक है। आप पिछले 5 साल का
कोई भी क्वेश्चन है जो क्रोनोलॉजी से पूछा गया है उस बुक के पीछे से बुक आए हैं। इस बार हालांकि थोड़ा कम भी हो गया था। पिछली बार अगर देखिए आप, अगर 20 क्वेश्चन एंशिएंट से आया हुआ है तो 10 क्वेश्चन उस बुक से आपको उस वर्ड और वही डेट आपको मिलेंगे। दूसरा, अगर एंशिएंट का थोड़ा सा क्वेश्चन अगर डाइवर्ट भी होता है तो एक बुक आती है उपेंद्र सिंह मैम की, जिसको हम लोग मानते हैं सेंटर बुक मानते हैं। बच्चे उस बुक को देख थोड़ा बौखला जाते हैं क्योंकि बहुत बल्कि बुक है, वो रियली बल्कि बुक है, बट हमको उसको पूरा नहीं पढ़ना होता है। वो थीम देखना, फिर पहले भी हम बता चुके हैं कि पीवाईक्यू को आप देखिए, उसका थीम क्या पूछा जा रहा है, उसी थीम वाइज सिलेक्टिवली आप उस बुक को रीड कीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और अगर बात करें मेडिवल के लिए तो सतीश चंद्र सर की बुक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आप पढ़ सकते हैं, उससे आगे आपको कुछ पढ़ना नहीं है। और इस बार का कोई जो क्वेश्चन का पैटर्न रहा है वो एनसीईआरटी की तरफ गया था। एनसीईआरटी का जो पीछे का जो टाइमलाइन है उसको जरूर, उसको स्किप ना करें, उसको पढ़ के जाएं। और दूसरा, मॉडर्न के लिए तो डेडिकेटली आप स्पेक्ट्रम का बुक है, बट इस बार एनटीए का उन्होंने बहुत ही वाइजली यूज़ किया था। वो चैप्टर के बीच से कम क्वेश्चन पूछे थे। आप स्पेक्ट्रम का जो एंड का जो 10-12 पेज होता है ना, वहाँ फैक्ट कंपाइलेशन होता है। इस बार 5-6 क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया था, तो आप उसको स्किप ना करें। बाद बाकी ये 3-4 सोर्स है, इसको आप फॉलो करें डेडिकेटली, आपका हो जाएगा। और पहले ही बता चुके हैं, थोड़ा क्वेश्चन जब अटैम्प्ट कर रहे हैं हिस्ट्री में तो थोड़ा सा लॉजिकली करें, ज़्यादा नंबर पे ना जाएं क्योंकि इसका कटअप वैसे ही बहुत कम जाती है और सेट की अकॉर्डिंग। और वहाँ पे थोड़ा सा वाइजली आप इंटेलिजेंस गेस कीजिए, तो यही है, और इसमें आपका हो जाएगा इससे फिर आपका। ठीक है, बहुत अच्छा। अजय, आप खुद से पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए कुछ ऐसी बातें बताइए जिसको वो लोग फॉलो करें और जेएनयू के अपने मार्ग को थोड़ा सा और आसान कर लें। जी सर, तो जो पॉलिटिकल साइंस के लिए जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं जेएनयू, तो सर उनको सबसे पहले तो सिलेबस देखना पड़ेगा कि क्या सिलेबस है, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पीवाईक्यूज़ में किस थीम से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि सर ये दोनों चीज़ जो है ना, हम लोग की प्रिपरेशन को आसान कर देती है और 50% प्रिपरेशन यहीं हो जाती है। क्योंकि जब मैं खुद तैयारी कर रहा था तो सबसे पहले सिलेबस और पीवाईक्यूज़, फिर इससे सर मैंने एक मैट्रिक्स बनाया था किस पोर्शन कितने वो आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सर ये चीज़ें जो है ना, हम लोग को इतना मतलब एक रास्ता दिखा देते हैं किस चीज़ पे कितना फोकस करना है। और सर उसके अलावा सर सोर्सेज जो होते हैं सर, उसको लिमिटेड रखना है। ये नहीं कि हमको कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ लेना है। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस है, तो उनके वेबसाइट पे जाके आप वहीं से डाटा उठाइए, वहीं से सारी चीज़ यूज़ करिए। और उसमें क्या होता है ना सर कि हम लोग करंट अफेयर की जो न्यू अपडेट्स होती हैं वहाँ मिल जाती हैं, जो कि अदर चैनल्स वगैरह में नहीं मिलेंगी। और जो इंडियन पॉलिटी है उसके लिए आप या तो यूट्यूब पे देख लीजिए। यूट्यूब पे मैं कहूँगा कि ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ एक्सप्लेन भी हो जाता है और रिवीजन टाइप में भी हो जाता है। और उसके अलावा सर पॉलिटिकल थ्योरी और थॉट के लिए ओपी गाबा मैं पढ़ा था और प्रशांत सर के वीडियोस देखे थे। ओपी गाबाज में कुछ मतलब इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स भी होते हैं जो कि डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस में। जैसे एक था वो टॉकेबली एक्सेस करके था, तो वो मैंने नोट किया था। और एक और था सर, अभी याद नहीं आ रहा एक्चुअली, क्योंकि मैं रिवीजन नहीं किया उस चीज़ का। अच्छा। और प्रिपरेशन के दौरान रिवीजन भी मस्ट है सर। ओके, ठीक है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के कोई भी एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है, ना कि सिर्फ CUT PG। इवन तो जो JRF भी करते हैं सर, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो ये एक कहते हैं रामबाण जो होता है, ये वही रामबाण है। चलिए, तो अजय ने आप लोगों को रामबाण बता दिया। अब सबसे ज़रूरी चीज़ और सबसे एक यूँ कहें तो हमारे साथ जो है अभी जुड़ चुके हैं मिराज। और मिराज जो हैं AISC से रैंक 1 रहे हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी से इनका ऑल इंडिया रैंक 1 रहा है, पहले स्थान पर थे। और JNU में भी इनका रैंक 5 रहा है। तो मिराज जो है DU के टॉप कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन भी करे हैं। तो अब हम लोग मिराज के बारे में सुनेंगे। मिराज, खुद से आप जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, खुद से आप ऐसे 5 पॉइंट बताइए जो कि इनके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों ने आपको एक बार सुन लिया है और आपके कॉलेज से भी कई सारे जूनियर्स जो हैं वो आए हमारे पास कि सर मिराज भैया की वजह से जो है मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगा कि बच्चे सुन करके जो है आपको आ रहे हैं। तो आप खुद से 5 ऐसी बातें बताइए इनको जो आपकी तरह इन्हें भी JNU का सफ़र तय करा दें। सो हेलो ऑल, मेरा
सो जैसे कि सर ने बताया दिया है कि मैंने CUET दिया था हिस्ट्री और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के पेपर में, जो स्पेसिफिक पेपर होता है। और बेसिकली अगर मैं 5 टिप्स देना चाहूँ आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, मेरा आप अपना एक परिचय दे दीजिए कि आप कहाँ से रहने वाले हैं, आप दिल्ली में कब से हैं, ये सारी चीज़। सो हाँ, आई एम मेराज, मैं जौनपुर में रहता हूँ उत्तर प्रदेश में, और मैं दिल्ली में अपनी अंडरग्रेड मैंने की है सेंट स्टीफेंस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। और फिर मैंने ये CUET PG का एग्ज़ाम दिया, जो 2 पेपर्स में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में और हिस्ट्री के जनरल पेपर में, जिससे MA हिस्ट्री JNU में एडमिशन होता है। इसमें मेरी UR 5th रैंक थी JNU हिस्ट्री में, और AIHC में मेरी रैंक 1 थी। और एज़ फॉर टिप्स मैं कहूँगा कि हिस्ट्री के लिए जो मैंने इस बार बहुत ही स्ट्राइकिंग चीज़ नोटिस की थी इस बार के पेपर में, है कि बहुत सारे क्वेश्चंस NCERT से आए थे, जो मैंने अपने इंटरव्यू में भी बताया था कि आई वुड से एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस तो चाहिए जो NCERT से ही आए होंगे। और NCERT क्वेश्चंस के लिए आई विल से कि नॉट जस्ट द कंटेंट जो होता है चैप्टर का, बट बाद की जो टाइमलाइंस हैं, प्लस जो इफ़ यू वुड लाइक टू नो मोर रीड करके बुक्स का एक सेक्शन है, इसमें से इस बार डायरेक्टली 2 बुक्स आई थी। तो एक तो बहुत ही क्लियर टिप होगी कि NCERT को थरोली A to Z पढ़ लीजिए आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। दूसरी बात होगी कि क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, और अभी इतने ज़्यादा PYQs भी नहीं है CUET के लिए, क्योंकि इतनी बार एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक अच्छा क्वेश्चन बैंक होना। उसके लिए मैंने खुद हिस्टोरिका की मदद ली थी, और हिस्टोरिका के जो फुल लेंथ टेस्ट थे वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, क्योंकि वो प्योरली कह सकते हैं कि एक मॉक था फाइनल टेस्ट का, तो उसमें टोटल 75 क्वेश्चंस होते थे, पूरी उसी पैटर्न पे जैसे CUET में आता है। तो फुल लेंथ टेस्ट जितने भी थे इनके वेबसाइट पे जो मैंने लिया, सारे मैंने लगाए थे। प्लस कुछ लोगों का कुछ टॉपिक्स वीक होता है, जिसकी एक वजह होती है कुछ टॉपिक्स ऐसे बेसिक बुक्स में उतने अच्छे से कवर नहीं होते। तो हिस्टोरिका के क्वेश्चन बैंक में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं, जो कि मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। फिर एक जो बहुत ही बेसिक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो भी बेसिक टेक्स्ट बुक्स हैं, जैसे RS शर्मा's जो हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ एंशिएंट पास्ट, और शेखर बंदोपाध्याय की फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर, और मेडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा की हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, इन बुक्स से स्पेशली जो स्टूडेंट्स हिस्ट्री के बैकग्राउंड से नहीं हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बेस बनाना। बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे मैंने इंटरव्यू में बताया भी था, कि वो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे आप गेस करते हो, और मोस्टली वैसा ही सही होता है। क्योंकि जैसे कहा था मैंने कि इवन जिनका सबसे ज़्यादा मार्क्स भी आ रहे हैं उनके 40 या 50 क्वेश्चन ही क्लियर होते हैं। बाकी एक इंट्यूशन है जो बिल्ड हो जाता है आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छा होने से, और आपका गेस वर्क स्ट्रांग हो जाता है, आप समझ पाते हो कि ये तो ऐसा ही होगा, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो आई वुड से 2 से 3 रीडिंग इन सारी बुक्स की कर लीजिए। और इसके अलावा मैं स्पेसिफिकली एंशिएंट इंडियन का हिस्ट्री का जो पेपर है उसके लिए मैं कहूँगा कि आर्कियोलॉजिकल डिटेल्स के लिए डॉक्टर उपेंद्र सिंह की जो बुक है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप केवल उसमें से भी आर्कियोलॉजिकल डिटेल्स पढ़ लोगे तो वो बहुत काम आता है। बाकी फिर मैं यही कहूँगा कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए, उससे ही आपका होगा। और फिर आखिरी का पॉइंट जो अभी मुझसे पहले भी एक स्टूडेंट ने कहा है, क्योंकि कट ऑफ जाती है समवेयर अराउंड, अगर आप मैथ्स भी देखोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री की भी 220 के अराउंड है। तो ऐसा आपको नहीं सोचना कि जब आप PYQ सॉल्व कर रहे हो तो आप देख रहे हो कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा, तो उससे बिल्कुल भी एंजाइटी होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वैसे क्वेश्चन तो आप छोड़ ही सकते हो एग्ज़ाम में। तो अगर आप बेसिक तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो आप इतना ले आओगे कि आप कट ऑफ के वेल अबव हो जाएगा। ओके, ठीक है। मेरा आज एक और क्वेश्चन है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि अभी आपके पीछे सौरभ बैठे हैं और ये दयाल सिंह कॉलेज से हैं, नेक्स्ट ईयर इनको CUET PG का एग्ज़ाम देना है। तो सौरभ का प्रश्न था, इससे पहले भी अभी मैं पेरियार में जब इंटरव्यू कर रहे थे बसंत सर, तो इन्होंने पूछा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और चीज़ें भूल जा रही हैं बार बार पढ़ने के बावजूद भी, जैसे इंस्क्रिप्शंस हो गए या स्टोन एज काफ़ी कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो इसको थोड़ा सा कैसे देखें और टाइम को मैनेजमेंट कैसे करें ग्रेजुएशन के साथ साथ। और टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं कहूँगा, ऐसे मेरे लिए तो ये हुआ था कि मैंने एक सीनियर से कंसल्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि 3 महीने सही रहेगा प्रिपरेशन
प्रिपरेशन के लिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए पहले आप ये देखिए कि आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री में है या नहीं। अगर बैकग्राउंड हिस्ट्री में नहीं है तो प्रॉब्ली आपको 3 महीने से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, बिकॉज फिर अगर बैकग्राउंड नहीं होता है तो मेमोराइज़ करना कम टाइम फ्रेम में मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आप अपना बैकग्राउंड भी देखिए कि कितना टाइम है। बाकी जो फॉरगेट करने वाली बात है कि जो आपका एक बेस बन पा रहा है बट बहुत सारी चीज़ें भूल जा रहे हैं, तो उसके लिए आई वुड से कि क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करते रहिए अपनी जब आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके साथ ही। तो आप बुक भी पढ़ रहे हो, लेट्स से आर एस शर्मा पढ़ रहे हो या उपेंद्र सिंह, स्पेशली ऐसी बुक है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है डिटेल्स में, तो आप साथ में जैसे द हिस्टोरिका के जो आर्कियोलॉजी के ऊपर जो भी आपको टॉपिक्स मिले उन सारे टेस्ट को आप सॉल्व कर लो। तो ऐसे करके आपकी मेमोरी स्ट्रांग होने के लाइक 2 कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे। एक तो आप पढ़ रहे हो अपनी बुक को, प्लस आप हिस्टोरिका के या किसी और अच्छे क्वेश्चन बैंक के टेस्ट लगा रहे हो। तो आई थिंक मेमोरी के लिए आई वुड से टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेस्ट लगा के आपका वो सॉलिडिफाई हो जाता है मेमोरी में। तो ये चीज़ बताऊँगा। ओके, चलिए बहुत अच्छा, आपने काफ़ी अच्छे से समझाया सारी चीज़ों को। नेक्स्ट आप माइक जो है श्रिया को दे दीजिए। और देख लो भाई, अभी जो है ना दोनों बच्चे, एक बॉयज़ और एक गर्ल्स, दोनों ही DU से ग्रेजुएशन करे हैं और इनको सुना आपने। श्रिया, एक और क्वेश्चन है खास करके लड़कियों के लिए, वो पूछती रहती हैं हमेशा कि सर पैनिक अटैक आने लगता है जब मैं तैयारी करती हूँ, तो डरने लगती हूँ, रोने लगती हूँ। अभी एक और लड़की थी, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई थी एग्ज़ाम के बाद। तो ये जो लड़कियाँ बार बार दुखी होती हैं, खास करके लड़कियों के बारे में मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि लड़के तो थोड़ा संभाल लेते हैं खुद को, लेकिन लड़कियाँ तुरंत दुखी हो जाती हैं। जैसे टेस्ट देंगी, टेस्ट में थोड़े से कम मार्क्स आ जाएंगे, अब वो 2 दिन सोचेंगी पढ़ने के बजाय। तो इनको क्या करना चाहिए, किस तरह से खुद को संभाल करके रखना चाहिए? पहले तो अपना माइंडसेट फिक्स कर लो कि एक पेपर है जो देना है और उसके लिए कुछ सोर्सेज हैं जो लेने हैं और उनको पढ़ना है। रोज़ पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम कैसे भी उसको पढ़ो, लेकिन तुम्हें एक टाइम टेबल बनाओ, एक प्लान बनाओ, अपना स्ट्रैटेजी क्रिएट करो और उसके अकॉर्डिंग चलो। ये नहीं कि 4 दिन पढ़ा फिर 2 दिन छोड़ दिया, फिर 4 दिन पढ़ा फिर 2 दिन छोड़ दिया, उससे कुछ नहीं होएगा। उसी से सारे पैनिक अटैक्स क्रिएट होते हैं कि जो 2 दिन नहीं पढ़ा वो क्यों नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ लेना चाहिए था तो शायद ये नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। रिग्रेट करने से अच्छा है कि तुम्हारे पास जितना टाइम है तुम उस सबको यूटिलाइज़ करो। और अगर किसी टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं तो उसको और उसमें कोशिश और करो कि कहाँ गलती हुई वो देखो, तो एक बार ट्राई तो करो उसको देखकर। ये नहीं कि गलती हो गई अब छोड़ दिया, अब मुझसे नहीं होगा, ये वाला माइंडसेट रखना ही नहीं है। तो कोयल को भेजो। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द माइंडसेट। उसको क्लियर करो और अगर कोई गलती हो रही है तो उसे देखो, इतना सोचो नहीं उसके बारे में, क्योंकि हम लोग बहुत सारा टाइम सोचने में वेस्ट कर देते हैं, जिसको हमें एक्चुअली में अप्लाई करके यूज़ करना चाहिए। उसको हम सोचते रहते हैं स्ट्रैटेजी बनाने से पहले भी, बाद भी, टेस्ट देने से पहले भी, बाद में भी। तो उसको सोचना नहीं है। अगर टेस्ट में कोई गलती हुई है तो उसको रिपीट करो, अलग अलग तरीके से उसको सॉलिडिफाई करने की कोशिश करो। ठीक है, बहुत सुंदर। रुचि, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन का कुछ बचा था। हाँ, मेरा बस ये बचा था कि मैंने सिर्फ प्रैक्टिस करी है, पर उनमें द हिस्टोरिका के सर ने बहुत हेल्प करा। मैंने इन्हीं की वीडियो देखी, अब फिलहाल मैं यहाँ हूँ। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी वो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग धीरे धीरे इसको समाप्त करेंगे और सिर्फ आखिरी क्वेश्चन होगा। सभी बच्चे ऐसे फटाफट उसका जवाब देते जाएंगे कि जो भी बच्चे CVT PG के लिए सोच रहे हैं या तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, आप उनके लिए एक वर्ड ऐसा कुछ बोलिए जिससे कि उनको मोटिवेशन मिले। एक वर्ड, अंतिम कुछ फाइनल आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, कुछ सजेशन, सुझाव, मोटिवेशन कुछ। तो जैसा कि यहाँ पे सभी लोगों ने बहुत सारी बातें कही अभी तक, तो मैं बस मतलब एक जो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताई, जैसे वंशिका ने भी स्टार्टिंग में कहा था कि कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप आज किसी भी पोजीशन में हैं, आप कैसे भी पढ़ते हैं, आपकी जो भी आपका बैकग्राउंड है, कोई भी आपका मीडियम है, आप एक बात हमेशा याद रखें कि हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी कैन बीट टैलेंट। तो आप कंसिस्टेंट रहें, खुद पे बिलीव करें, हो जाएगा, सब पहुंच जाते हैं, आप भी पहुंच जाएंगे। ओके, नेक्स्ट। सो हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, रिविजन, तो ये सब तो चलेगा। बाकी एक होता है
अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वो हमेशा बनाए रखना है। मेरे साथ हुआ था, बहुत लूज़ हुआ था मेरा, बट कोई नहीं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको अपना हौसला बनाए रखना है, भगवान पे भरोसा रखना है कि ठीक है वो सब अच्छा करेंगे। और दूसरा, अगर आपका सपना है टू गेट इनटू दिस JNU, आप देख सकते हो, और यहाँ पे ऐसे बैठने का इतना अच्छा वेदर है, सब कुछ है, तो इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। सो या सपने देखो, भरोसा रखो और मेहनत करो, दैट्स इट। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि आपका कंपटीशन बाकी बच्चों से नहीं है, आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है। आप अपने गोल्स को पूरा कीजिए, अपने जो टारगेट्स हैं उनको पूरा कीजिए। एक ही सीट चाहिए आपको, ये तो है नहीं 5-6 सीट चाहिए, एक ही सीट चाहिए, आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट सभी को। बस बोलूँगा अपना दिमाग ठंडा रखो, चिल रहो और हाइपर मत हो गए, कुछ मतलब नहीं हो पाएगा। जस्ट मेहनत करोगे हो ही जाएगा, और दिमाग जितना ज़्यादा चिल रहेगा उतना ज़्यादा तुम्हारा मेहनत रिजल्ट्स में शो करेगा। ओके, अभी ये विनीता हैं और विनीता अपने बारे में थोड़ा सा परिचय देंगी क्योंकि अच्छा ओके ठीक है। तो विनीता बस थोड़ा सा कुछ आप कह दीजिए। बस मैं यही कहूँगी कि डेली पढ़िए और प्रैक्टिस करिए हार्ड वर्क के साथ। आई वुड से डोंट बी टेंस, क्योंकि टेंशन करोगे, टेंशन लोगे तो काम ख़राब होगा। और इतना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर आपके मॉक्स में कम नंबर आ रहे हैं तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि मैं भी जब मॉक दे रहा था तो मेरे भी धीरे धीरे स्टार्टिंग में कम नंबर आ रहे थे। फिर अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपके नंबर अच्छे हो जाएंगे धीरे धीरे। आपको उससे घबराना नहीं है, बस कंसिस्टेंट रहना है आपको, और मॉक में कम नंबर से घबराना नहीं है आपको। जैसे कि मोटिवेशन के तौर पे हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे प्रोफेसर DU में बोला करते थे कि JNU में पढ़ना एक लेगेसी होता है। और जैसे हम लोग सब जानते हैं कि सभी लोग BA करते हैं, तो BA तो कॉमन है, सब कर रहे हैं आजकल, बट आप मास्टर्स कहाँ से करो वो करता है मैटर। जैसे कि JNU में पढ़ रहे हो, कभी आप लोग खुद आके देख लो, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और ये कॉमन है। आप हर शाम को निराश हो गए, इट्स टू बहुत ये चीज़ होता है सबके साथ। आप कोई पहले नहीं होंगे जो निराश होगा, कोई इशू नहीं है, बट आप कंटिन्यू करते रहिए। और यहाँ पढ़ना आप ये सोच सकते हो कि आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, तो इससे मोटिवेशन कुछ है ही नहीं आपके लिए। बहुत सुंदर। नेक्स्ट, आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होगा कि आप JNU क्यों आना चाहते हैं। आप अपने खुद से क्वेश्चन करिए कि आप JNU क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि JNU एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में आप हर एक बड़े बड़े टीचर्स से सुनते हैं कि JNU ऐसा है, JNU ऐसा है, और वाकई में जब आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि JNU कैसा है। तो यही क्वेश्चन आप हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ये भी मेरे लिए यही सबसे बड़ा मोटिवेशन रहा है। मिराज। हाँ हेलो। तो मैं जो स्पेसिफिकली कहना चाहूँगा वो ये है कि अपने बैकग्राउंड को लेकर के एंग्शियस मत होना, क्योंकि चाहे वो सब्जेक्ट का बैकग्राउंड हो या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड हो। बिकॉज मैंने खुद अपनी क्लास में देखे हैं ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड से आते हैं, या फिर फिज़िक्स के बैकग्राउंड से आते हैं, हिंदी के बैकग्राउंड से आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ओपन से अपनी ग्रेजुएशन की है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो DU से आते हैं, कुछ है जो दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आते हैं, कुछ है जो स्टेट कॉलेज और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी आते हैं। सो इतनी सारी डाइवर्सिटी है। तो बेसिकली मैं जो कहूँगा कि बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड्स के भी लोग हैं जिन्होंने इसी एग्ज़ाम को दे करके वहाँ पे एडमिशन कर लिया। लाइक वो मेरे क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उसी क्लास में मॉडर्न में। तो ये मत सोचना कि मेरा हिस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं है, ये मत सोचना कि प्रॉब्ली मेरे इंस्टीट्यूट में मतलब मैं कंपटीशन में पीछे हूँ बिकॉज बेहतर इंस्टीट्यूट्स के लोग हैं, ऐसा कुछ। बिकॉज हर जगह से लोग यहाँ पे आते हैं। सो वो चीज़ जो मुझे स्ट्राइक की पर्सनली, और उस पर मैं कहूँगा कि इस वजह से आप मोटिवेशन ले सकते हो कि तो डरो मत, स्ट्रेस मत लो, और अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि जो तुमने सोचा है वो तुम कर लोगे एनी हाउ। ओके, तो एक बच्ची थी, आई थिंक उसका नाम था स्मृति। 2023 में उसने एडमिशन लिया था, और जब मैं उसका इंटरव्यू कर रहा था तो शी वॉज़ वेरी शाई।
और 1 साल बाद, मतलब ऐसा था कि वो बोल भी नहीं पा रही थी एग्जैक्टली, और 1 साल बाद जब मैंने उसको बोला कि सुनो 1 मिनट का तुम जरा एक क्लिप भेज दो ताकि हम अगले साल का जो कोर्स लॉन्च करें उसमें हम डाल सके, वो लगभग 3 मिनट का वीडियो भेजी थी मुझे बताते हुए। तो मैं ये सुरुचि के लिए बेसिकली कह रहा हूँ, बिकॉज शी इज़ लाइक शर्मा रही हैं बोलने में। तो बस कुछ अंतिम पंक्तियों के साथ आज के इस सेशन को मैं एंड करना चाहूँगा कि वो कवि संदीप द्विवेदी की बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं, है ना। और इसमें ये कहते हैं कि रही उजड़ती फसलें फिर भी खेत कभी न बंजर छोड़े, उस किसान ने हार न मानी, उसने कभी न घुटने मोड़े, सच है रोकर जीते कुछ यूं ही, मरने से कुछ होता है क्या, अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या। तो रोने से कुछ नहीं होता बच्चा, इन सारे जो सेशंस हैं इनको देखा करो और अपने जिस उद्देश्य के लिए लगे हो उस पे लगे रहो। आई होप कि आपने जितनी भी बातें थी उनको अच्छे से सुना होगा और अपने लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे होगे। एक एक बात को, एक भी बात अगर आपके दिमाग में स्टक कर गई और उसको आपने सीरियसली फॉलो कर लिया तो आई बिलीव कि यू विल क्रैक इट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर विद योर लव्ड वंस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CVT PG, एंड ऑल्सो आप अगर सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाले सेशंस आपको मिल पाएँ। तो आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। टेक केयर। बाय बाय।